हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। तो आज हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। यानी कहने का मतलब कंसंट्रेशन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके वेरिएशन को देखेंगे। यानी कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे। तो यहाँ देखिए जो वर्ड लिखा गया है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, तो ये जो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी है विथ कंसंट्रेशन। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन गिवन है वो कंसंट्रेशन किस लिए दिया गया है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया गया है घटाने के लिए। ऐसा नहीं कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या चेंजिंग आएगी कंडक्टेंस में, कंडक्टिविटी में या मोलर कंडक्टिविटी में। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है इन सभी टर्म्स पे। तो पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है कंसंट्रेशन का। तो पढ़ा होगा जैसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अब कंडक्टेंस को जब भी चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो कंडक्टेंस का जो इफेक्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, वीक और स्ट्रांग दोनों पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है विथ कंसंट्रेशन वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसका, कंडक्टेंस का। और वहां पर हम लोग ले लेंगे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यानी कहने का मतलब हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मैंने कोई वीक एसिड ले लिया, जैसे हमारे पास क्या है CH3COOH, ठीक। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं। तो ये एक क्या होता है, वीक एसिड है। वीक का मतलब क्या होता है, इसके जो आयंस होंगे वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते हैं एक को सॉल्यूशन में, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, वीक एसिड है। अगर इसके पास क्या होंगे, जितने भी आयंस, मान लीजिए इसके 100 आयंस हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर दिए, तो 100 में से 100 क्या होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे। इसके कुछ परसेंट क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, मैक्सिमम इसके आयन डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं, ठीक, कंसंट्रेशन को इसके क्या करूं, कम कर दूं। कंसंट्रेशन कम करने का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायलूशन बढ़ाएंगे। तो डायलूशन अगर बढ़ा दें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं उसकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे यहाँ बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और इसके अंदर भरा हुआ है कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ है। तो जैसे ही कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, बोला है ना तो कंसंट्रेशन को यहाँ पे क्या करना है, बढ़ाना नहीं है। कंसंट्रेशन जो दिया है इसको घटाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे समझ जाइए कि कंसंट्रेशन को कम करेंगे या डायलूशन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, या बोल सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। तो होगा क्या कि ये तो पहले से एक्वस मीडियम में है, तो कंसंट्रेशन घटाने का मतलब क्या होता है, इसमें और वाटर ऐड कर दें या डायलूशन को और बढ़ा दें। तो डायलूशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम और इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट थे पहले से उसके कंपेयर में ज़्यादा नंबर ऑफ आयन क्या होते हैं, और डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब इसके नंबर ऑफ आयन इंक्रीज कर जाते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि नंबर ऑफ आयंस ये क्या हो गए, इंक्रीज कर गए, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कंडक्टेंस है वो भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि कंडक्टेंस हमारा डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ आयन पे। जितने आयन्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट के उतने ज़्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस हमारा यहाँ पे होगा। तो ये हमारे लिए क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये केस दिया गया है कि ठीक है, डायलूशन बढ़ाने से या कंसंट्रेशन घटाने से क्या होता है, नंबर ऑफ आयन वो बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि इसके पहले क्या थे, 100 में से मान लीजिए 20 आयन केवल डिसोसिएट हो रहे थे, तो पानी अगर और मिलाएंगे तो बाकी जो आयन डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं वो भी क्या करेंगे, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे उसको हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या था, कोई वीक एसिड था CH3COOH और ये डिसोसिएट हो रहा था एक्वस मीडियम में एसीटेट आयन और H+ आयन में। तो मान लेते हैं इसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या था, मान लीजिए इसके 100 मॉलिक्यूल थे, ठीक है। हम लोग इसको मोल में नहीं लिख रहा है, सीधे मॉलिक्यूल लिख रहे हैं इसको।
और 100 में से हमारे पास क्या है 20 आयन इसके डिसोसिएट हो गए, तो 20 ये बना 20 ये बना। लेकिन जैसे ही इसका क्या करेंगे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, इसमें और पानी मिलाएंगे या कंसंट्रेशन को और घटाएंगे, तो क्या होते हैं कुछ आयन जो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए 80 था, ये दोनों 20-20 बन गए, तो इसके जो आयन डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं 80 मॉलिक्यूल क्या है उसकी एज इट इज़ हैं, तो उस पर पानी मिलाने से क्या होता है जो आयन डिसोसिएट नहीं थे वो भी डिसोसिएट होना और स्टार्ट करेंगे, यानी जितना हम लोग वाटर ऐड करेंगे उतना क्या होगा डिसोसिएशन इसका बढ़ेगा। तो इसमें से कुछ और आयन निकल के जाएंगे डिसोसिएट होने, तो ये कुछ और फॉर्म होगा। ठीक, फिर ये क्या हो गया, ये 60 हो गया, ये दोनों बन गए। ठीक है, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कंडक्टेंस भी क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि ये भी डिपेंड किस पे कर रहा है नंबर ऑफ आयंस पे। फिर देखिए यहाँ पे गिवन है सेकेंड वाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आते हैं हम लोग। तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है कि इसके जो आयंस है वो ऑलरेडी डिसोसिएटेड है एक्वस मीडियम में। स्ट्रॉन्ग का मतलब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, तो NaCl क्या है सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या है एक साल्ट होता है, तो एक्वस मीडियम में पता है ये 100% ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है Na+ और Cl- में। तो इसके अगर 100 आयंस हम लोग लेंगे तो 100 आयन क्या होंगे सभी के सभी आयन इसके डिसोसिएट हो जाएंगे ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए इसके 100 आयन है तो ये क्या करेगा डिसोसिएट हो गए 100 ये बन जाएंगे 100 ये बन जाएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ आयन क्या है ऑलरेडी डिसोसिएटेड है। तो अगर मैं इसका कंसंट्रेशन घटाऊं, यहाँ पे जो टर्म है सारा कंसंट्रेशन के बारे में ही गिवन है, तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ना यहाँ पे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अगर घटाएंगे या हम लोग बोल सकते हैं डाइल्यूशन बढ़ाएंगे या इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो इसके आयंस क्या है ऑलरेडी डिसोसिएटेड हैं, तो इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये वॉल्यूम बढ़ने से होगा क्या कि जो आयंस थे वो कम एरिया में थे, वॉल्यूम जैसे हम लोग पानी और मिलाएं तो आयंस क्या होंगे अब दूर दूर हो गए हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाने से आयन के बीच का क्या होगा केवल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बोल सकते हैं हम लोग सेपरेशन बिटवीन चार्जेस क्या होंगे इंक्रीज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसमें लिया था तो Na+ और Cl- के आयन थे इसके अंदर, तो अगर मैं वॉल्यूम इसका बढ़ा दूँ या कंसंट्रेशन घटा दूँ या डाइल्यूशन कर दूँ इसका पानी और मिलाने से क्या होगा जो आयंस होंगे वो और दूर दूर चले जाएंगे, तो केवल सेपरेशन इसके बीच का क्या होगा बढ़ जाएगा, यानी ये आयन क्या होते हैं थोड़ा सा सेपरेट हो जाते हैं। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे चार्ज सेपरेशन, यहाँ पे क्या होगा इसके बीच का सेपरेशन क्या होता है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कंडक्टेंस है, ठीक, तो कंडक्टेंस क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज करेगा, लेकिन वीक वाले के कंपेयर में ये कम इंक्रीज करता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है, क्योंकि वहाँ पे क्या थे डायरेक्ट हमारे नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे थे, सीधे पानी मिलाने से क्या हो रहे थे आयन बढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या हो गया केवल आयनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है सेपरेशन क्या हो रहा है, बस आयरन दूर हो जा रहे हैं, तो दूर होने से क्या होगा थोड़ा सा कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो दूर होने से कंडक्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि होगा क्या कि हमारे पास क्या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और यहाँ पे जो प्लेट लगा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, एनोड और कैथोड का, और इस पर दिक्कत यही है ये जो प्लेट लगाया हूँ एनोड और कैथोड वाला, इस पर क्या करते हैं अपोजिट चार्ज आयन क्या करते हैं मूव करते हैं, अपोजिट चार्ज आयन जो होंगे यानी पॉजिटिव वाला जाएगा निगेटिव के पास, निगेटिव आयन जाएगा पॉजिटिव प्लेट पे। तो अगर इसके बीच का जो सेपरेशन बढ़ जाने से क्या होता है अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि आयंस भी क्या करते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अपोजिट चार्ज हैं तो कंसंट्रेशन कम रहेगा तो आयन क्या होंगे नज़दीक रहेंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जैसे ही हम लोग कंसंट्रेशन घटा दिए यानी उसका वॉल्यूम बढ़ा दिए तो आयन दूर हो गए, तो वो ईजिली क्या करेंगे जाएंगे एनोड और कैथोड पे, क्योंकि इसके बीच का जैसे ही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ठीक है बढ़ जाएगा वो आयन क्या होंगे आसानी से अपोजिट इलेक्ट्रोड पे मूव करेंगे, ठीक, उनमें अट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो कहने का मतलब इस थोड़ा सा कंडक्टेंस क्या होता है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक है, ठीक, तो कंसंट्रेशन घटाएंगे या हम लोग बोल सकते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर इसका जो कंडक्टेंस होता है, ठीक, वो बढ़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आयन बढ़ जाते हैं पानी मिलाने से। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन घटाने से या हम लोग बोल सकते हैं डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस जो क्या होता है बढ़ेगा, लेकिन
वो इसके कंपेयर में बहुत कम बढ़ेगा, यानी बढ़ता है लेकिन थोड़ा मोड़ा बढ़ता है, यानी इसका ज़्यादा ये अफेक्टेड नहीं होता है डायलूशन या कंसंट्रेशन के घटाने से, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, यानी ये अफेक्टेड है ज़्यादा कंसंट्रेशन घटाने पर, ये अफेक्टेड क्या है, बहुत ही कम अफेक्टेड होता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। अब हम लोग देखिए बात करेंगे कंडक्टिविटी की यहाँ पे। ठीक, अब देखिए बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी हमारा कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर या डायलूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कंडक्टिविटी होता है, इसका सिंबल पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सिंबल क्या होता है, कप्पा होता है इसका सिंबल, इसको बोलते हैं कप्पा, ठीक। तो ये कंडक्टिविटी है। देखिए यहाँ पे हम लोग को जो बोर्ड आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि लेकिन कंडक्टेंस भी समझना क्या है, बहुत जरूरी है, तो कंडक्टेंस पे भी ध्यान देंगे। तो कंडक्टिविटी हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, और मोलर कंडक्टिविटी भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का इफेक्ट हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन से क्या पड़ता है। तो बात करेंगे यहाँ फिर से हम लोग फॉर वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। तो यहाँ पे दोनों को एक साथ हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि जो कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, इक्वल अफेक्ट करती है कंसंट्रेशन को, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, कंडक्टिविटी एक ही तरह से चलता है। बस कंडक्टेंस में कहीं वीक के लिए कंडक्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा था और स्ट्रांग के लिए कंडक्टेंस कम बढ़ रहा था। तो देखिए कंडक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ा है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कंडक्टिविटी क्या था, यहाँ पर हम लोग बोल रहे थे कि जो कंडक्टेंस ऑफ, यानी कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी कि 1 ml सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस था उसको क्या बोल रहे थे, कंडक्टिविटी बोल रहे थे, ठीक। यानी जब कप्पा इक्वल टू C हो जा रहा था, यहाँ पे देखिएगा एक फॉर्मूला हमारे पास बना हुआ था, ठीक है। ये फॉर्मूला था C इक्वल टू कप्पा L बाई A, और L की वैल्यू हो जा रही थी 1 और A की वैल्यू क्या हो जा रही थी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या था 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो इलेक्ट्रोलिटिक प्लेट था उसके बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था L सेंटीमीटर, और जो एरिया था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक प्लेट का वो कितना था L 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यानी हमारा ये क्या था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, और इसके बीच का जो डिस्टेंस था L, ये कितना था 1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो भी वॉल्यूम थे इलेक्ट्रोलाइट के वो कितने हो जा रहे थे 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं 1 ml। तो कहने का मतलब ये भी 1 ये भी 1, तो उस कंडीशन में जब दोनों बढ़ जाएंगे तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा K, यानी जो भी कंडक्टेंस होगा 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, उसी को बोल रहे थे कंडक्टिविटी। तो अब यहाँ पे बात क्या करता है, जो कंडक्टिविटी होता है वो 1 ml की बात करता है, यानी 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी है। तो अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में, तो कंसंट्रेशन को घटा देंगे। तो आइए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, कि अगर मैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दूं या डाइल्यूशन को इंक्रीज कर दूं या वॉल्यूम बढ़ा दूं, एक ही बात है, ठीक। इस तरह का केस अगर कर दे तो होगा क्या कि देखिए जो कंडक्टिविटी है वो किसके लिए है, हमारे पास 1 ml का कंडक्टेंस, यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कितना है 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। तो अगर वॉल्यूम को इसके बढ़ाएंगे, यानी इस 1 ml की वॉल्यूम को क्या करेंगे बढ़ा देंगे, डाइल्यूशन कर देंगे, यानी इसमें और पानी अगर ऐड कर दिए, ठीक है। तो इसका देखिए होता क्या है, जो कप्पा है यानी जो कंडक्टिविटी है वो क्या करता है, वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों,
क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है 1 ml के लिए था, यानी 1 ml के अंदर जो आयन थे उसका जो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी था। अब लेकिन अब क्या हुआ कि अब वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब मान लीजिए वॉल्यूम हम लोग बढ़ा के 10 ml कर दिए, तो 10 ml में अब जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो 10 ml में क्या होंगे, अब जो आयंस मान लीजिए क्या थे 1 ml में थे, ठीक है, तो इनका जो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी था, लेकिन जैसे हम लोग वॉल्यूम बढ़ा दिए अब वही आयन कहाँ चले गए हैं, वो 10 ml में चले गए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, उस 10 ml के कंपेयर में नंबर ऑफ आयन तो कम हो गए हैं। पहले 1 ml में मान लीजिए 10 आयन थे, लेकिन हम लोग क्या किए 10 ml में कर दिया, अब 10 ml में 10 आयन है, तो नंबर ऑफ आयन इन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जब पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, तो ये तो नंबर ऑफ आयंस की बात करता है 1 ml में, तो 1 ml के कंपेयर में अब आयन क्या हो गए, अब 10 ml में चले गए, तो आयंस की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ भी कप्पा भी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाता है। तो ये हमें ये चीज़ हमें क्या करना है, ध्यान देना है। तो कंडक्टेंस को, ठीक है, कंडक्टेंस क्या था, बढ़ रहा था कंसंट्रेशन घटाने पर, लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे पास चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उस दोनों के केस में कंसंट्रेशन घटाने पर क्या होता है, कप्पा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये हमें ध्यान देना है, ठीक। कप्पा हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करता है। अब देखिए बात करेंगे जो मोलर कंडक्टिविटी के केस में, ठीक। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो मोलर कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, उसको दिखाते हैं पहले हम लोग किससे, लैम्डा एम से, ठीक। ये क्या था, मोलर कंडक्टिविटी था। और मोलर कंडक्टिविटी क्या था कि हम लोग क्या थे, सॉल्यूशन का उतना वॉल्यूम ले रहे थे जिसके अंदर क्या थे, 1 मोल ऑफ आयन, यानी कंडक्टिविटी, ठीक है, ड्यू टू 1 मोल ऑफ आयंस, यानी कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम, यानी उतने वॉल्यूम की कंडक्टिविटी जिसमें क्या हो, 1 मोल आयन प्रेजेंट हो, तो उसे बोल रहे थे मोलर कंडक्टिविटी। वहाँ पे डिफिनेशन पढ़े थे, ठीक है, कि 1 मोल, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन थे, आयंस, ठीक है, का जो क्या था, आयन की जो कंडक्टिविटी थी उसमें क्या बोलते थे, मोलर कंडक्टिविटी, यानी हम लोग उतना वॉल्यूम ले, चाहे वो ज़्यादा वॉल्यूम में 1 मोल आयन आए, चाहे कम वॉल्यूम में 1 मोल आयन आए, तो 1 मोल आयन की जो कंडक्टिविटी थी उसी को बोल रहे थे मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए ये क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं कि कंसंट्रेशन के साथ साथ इसमें क्या चेंजिंग आएगा, तो इसे भी आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पे करना क्या है कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है या डाइल्यूशन को बढ़ाना है, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, ठीक है, यानी पानी मिलाना है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक के, इलेक्ट्रोलाइट के क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे ही हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाएंगे या वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हो क्या रहा है कि देखिए यहाँ पर रिलेट करेंगे हम लोग कप्पा से, तो कप्पा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अब आइए हम लोग देखते हैं जो फार्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का, वो क्या होता है, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एम, एम मतलब मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी। तो ये हमारा क्या था, फार्मूला था इसका। तो अब यहाँ पे देख रहा है कि क्या है, कप्पा की ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो कप्पा की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब लेकिन यहाँ पे देखिए एक फैक्टर और आता है हमारा मोलारिटी वाला, अगर फैक्टर देखेंगे तो हमको पता है कि मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना है, 1, ठीक है, 1 मोल का कि कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी बोल रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 1 मोल, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, यानी हम लोग लिख सकते हैं जो मोलारिटी वो किसके बराबर है, 1/v के। अगर मैं इसको ऊपर भेज दूँ, नया फॉर्मूला लिख दूँ एक, तो कप्पा इंटू 1000 इंटू ये हो जाएगा v, लैम्डा एम इक्वल टू, अब देखिए क्या है कि वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज कर रहा है तो इसके साथ तो लैम्डा एम क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट आ गए। कहने का मतलब कप्पा के रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं इसी फॉर्मूले से, तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है, यानी कंडक्टेंस हमारा, ठीक है, यानी जो कंडक्टिविटी घटाने पर क्या होगा, लैम्डा एम घटना चाहिए। लेकिन अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर ये बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों फैक्टर क्या होगा, आपस में ही, ठीक है,
कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, यानी ये दोनों क्या हो गए, वी कॉम्प्लिकेटेड हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्हीं दोनों के बीच में डिबेट हो गया, यानी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये बढ़ना चाहिए, कप्पा के रिस्पेक्ट में घटना चाहिए। तो अब होगा क्या, क्योंकि हम लोग को पढ़ना क्या है, ये कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर इसमें क्या चेंजिंग आती है। तो ये दोनों सभी चीज़ें सही है, फार्मूले से पूरा यहाँ अप्लाई करके मैंने देख लिया कि इसके रिस्पेक्ट में ये बढ़ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो दोनों चीज़ें अपने जगह जगह सही होती हैं, लेकिन ये कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज कर रहा है हम लोग बात करेंगे उस पर, तब हम लोग को रिजल्ट निकल के आएगा कि कंसंट्रेशन घटाने पर इसमें क्या चेंजिंग आता है। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, तो ये वाला जो चीज़ है वो किसके रिस्पेक्ट में है, तो कप्पा के रिस्पेक्ट में घट रहा है और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये बढ़ रहा है। देखिए होता क्या है कि जैसे ही हम लोग करते क्या है, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं या डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि जो मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, जो इंक्रीज हो रहा है वो ज़्यादा इंक्रीज करता है, यानी वॉल्यूम बढ़ाने पर जो इसमें इंक्रीजमेंट आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन कप्पा को घटाने पर जो इसमें डिक्रीजमेंट आएगा वो क्या होता है, वो कम हो, डिक्रीज होता है, यानी डिक्रीज हो रहा है कम और इंक्रीज हो रहा है ज़्यादा। यानी ये तो चल रहा है इस तरह, जैसे ही हम लोग वॉल्यूम बढ़ाए तो लैम्डा एम की वैल्यू देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि वॉल्यूम बढ़ाने पर जो लैम्डा एम की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ठीक। लेकिन कप्पा की वैल्यू घटाने पर जो लैम्डा एम की वैल्यू घट रही है वो क्या हो रहा है, वो बहुत थोड़ा थोड़ा घटता है। तो यहाँ पे ओवरऑल निकल के रिजल्ट क्या आया कि जो लैम्डा एम की जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ रहा है ज़्यादा और घट रहा है कम। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सिंपल कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर या डाइल्यूशन को बढ़ाने पर, ठीक, लैम्डा एम की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। तो हम लोग वॉल्यूम वाले फैक्टर को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बढ़ाने पर वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कप्पा रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा घटता है। तो ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट निकल के आया। को पूछेगा कि मोलर कंडक्टिविटी का इफेक्ट क्या होता है कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर, तो बोलेंगे कि बढ़ता है। यहाँ पर सीधी सी बात ये है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, बहुत ही, ठीक है, डिबेटेबल टॉपिक आ गया, ठीक है, जिसमें हमारा रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंटल देखेंगे और इस चीज़ को समझा देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन घटाने पर। तो ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी हो गया। देखिए इसको हम लोग ग्राफ से भी यहाँ पे समझते हैं कि ये जो ग्राफ प्लॉट किया हूँ, ये ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे देखिए जो ग्राफ है दोनों मिला दिया हुआ है यहाँ पे, वीक और स्ट्रांग दोनों के लिए। तो अगर मैं अलग अलग इसको, ठीक है, डिफाइन करूँ ग्राफ को, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूँ, देखिए होगा क्या कि जो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि हमको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो ऑलरेडी उसके आयन क्या है, डिसोसिएटेड है, उसमें केवल क्या होता है, कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होता है, केवल आयन के बीच का सेपरेशन बढ़ता है, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आयन नहीं बढ़ते हैं। तो इसका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। यानी अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूँ और इधर लिख दूँ मैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक, और इधर लिख दूँ कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन जो लेते हैं वो किस में लेते हैं, रूट में। रूट में लेने से होता क्या है कि इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होता है। अगर मैं इसको रूट में ले लूँगा तो ग्राफ इंक्रीज होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे होगा, इंक्रीज तो होगा ही, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, ऊपर नीचे करके जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को लेते हैं रूट में। तो जैसे जैसे देखिए कंसंट्रेशन घटा रहे हैं यानी इधर की ओर जाएंगे, ठीक, कंसंट्रेशन घटा रहे हैं यानी वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पानी और मिला रहे हैं। तो क्या होगा, अगर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, तो यहाँ पे जो फिगर यहाँ पे है ये, ठीक, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात किसके लिए कर रहे हैं, ये ग्राफ जो दिया गया है ये फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया। तो देखिए ये ग्राफ होगा, ये क्या होगा, बहुत ही स्ट्रिप्टली, मतलब ये बहुत ही क्या होगा, इस तरह से जाएगा एकदम, ठीक। ये बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, हल्का हल्का इंक्रीज करता है। यानी कंसंट्रेशन मान लीजिए यहाँ पे कुछ था, तो ये हमारा, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी, जैसे कंसंट्रेशन और डिक्रीज किए यानी पानी और मिलाएं, थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, देखिए थोड़ा सा केवल बढ़ रहा है, इतना बढ़ा, यानी कंसंट्रेशन इतना घटाने पर थोड़ा सा बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन और घटाने पर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ये।
तो ये बहुत ही स्लोली क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि स्ट्रांग है, इसके आयन पहले से डिसोसिएटेड है, इसमें क्या होगा, केवल चार्ज सेपरेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए है कंसंट्रेशन घटाते घटाते क्या कि एक समय ऐसा आया कि कंसंट्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। इस पॉइंट पे 0 कंसंट्रेशन का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ही पानी मिला दिया गया, यानी डाइल्यूशन क्या है, मैक्सिमम है। तो 0 कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि हमारा हमको पता है कि जो कंसंट्रेशन है उसी का अपोजिट क्या होता है, डाइल्यूशन होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से डाइल्यूशन क्या होता है, घटता है, या डाइल्यूशन बढ़ाने से कंसंट्रेशन घटता है। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर 0 हो गई, उस समय डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट पे जो पहुंच जाएगा, क्योंकि 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हम लोग बोले 0 कंसंट्रेशन, या बोल सकते हैं इस पॉइंट को इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, यानी हमारे पास क्या है, डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया, इतना पानी मिला दिए कि अब उसके आयन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा सेपरेट आउट हो गए। तो उस कंडीशन में जो मोलर कंडक्टिविटी निकल के आएगी इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं लैम्डा यम इन्फिनिटी। तो लैम्डा यम इन्फिनिटी है क्या, ठीक है। तो लैम्डा यम इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन या इनफाइनाइट हो गया तो उस समय मोलर कंडक्टिविटी कितना है, लैम्डा यम इन्फिनिटी। ठीक, या इसका एक और नाम है, इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, या मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन वहाँ जहाँ पे डाइल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ कंसंट्रेशन, जहाँ पे डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी पानी की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है, आयन उसके कंपेयर में क्या है, एकदम नेग्लेक्टेबल है, मतलब ना के बराबर, तो उस समय कंसंट्रेशन तो 0 हो जाएगा, यानी डाइल्यूशन ज़्यादा तो कंसंट्रेशन 0। तो हम लोग बोल सकते हैं एट 0 कंसंट्रेशन। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों बात एक ही है, चाहे हम लोग लैम्डा यम इन्फिनिटी लिखें चाहे लिखें लैम्डा यम 0, तो बात देखिए दोनों एक ही है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहा है, और ये क्या कर रहा है, डाइल्यूशन के टर्म में लिख रहा है, या इसे और क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो एक और नाम देख लीजिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, कहने का मतलब इससे अधिक मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग, ठीक, इससे अधिक मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, अब नहीं होगा। ठीक है, इससे अधिक अब नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या 0 कंसंट्रेशन पे चल गया, यानी इसका लिमिट खत्म। तो इसके तीनों नाम को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, चाहे 0 कंसंट्रेशन, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं लैम्डा यम इनफाइनाइट को। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, y बराबर mx प्लस सी से इसे कंपेयर करके, तो y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए y एक्सिस पे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, m का मतलब क्या होता है, m होता है स्लोप, अगर स्लोप नीचे की तरफ है तो m की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। तो इसे हम लोग मान लेते हैं जो स्लोप है जा रहा है वो मान लीजिए माइनस b है, कुछ भी ले सकते हैं कांस्टेंट। ठीक, और x एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन है, तो ये जाएगा अंडर रूट c। अब ये देखिए c क्या है, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये पता है ना, y एक्सिस के अलोंग जो है इसे क्या बोलते हैं, y एक्सिस के अलोंग हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, ये m क्या दिखाता है, स्लोप को। अगर m की वैल्यू निगेटिव है, ठीक, यानी स्लोप नीचे की ओर जाएगा, m की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप क्या होगा, ऊपर होगा। और c क्या दिखाता है, ये c हमारा क्या है, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट में भी प्लस माइनस ध्यान देना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या है, जो c की वैल्यू है इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट, यानी ये ग्राफ इस लाइन को कहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इंटरसेप्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर नीचे कहीं लाइन पे काटता तो क्या होता, निगेटिव होता। तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये सी एक्स पे क्या है, लैम्डा यम इन्फिनिटी, ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये ग्राफ से एक इक्वेशन बन के आ गया, जिस इक्वेशन को थोड़ा सा ऑर्डर वे में अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं ऐसे लिखूं लैम्डा यम इन्फिनिटी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लैम्डा यम प्लस बी अंडर रूट सी। कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डेबाई ठीक है, इसे बोलते हैं डेबाई ऑन सेंगर, ठीक, इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन दिया था डेबाई ऑन सेंगर ने।
ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ये डेबाई-ऑनसिंगर इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम है, वैसे उसके नाम की जरूरत नहीं है हमें। क्या है इससे, इसका काम यही है कि मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में निकालने के लिए इसका यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। ये देखिए दोनों ग्राफ को अलग अलग, सॉरी ये एक हमारा ग्राफ दिया हुआ है, देखिए दोनों ग्राफ यहाँ पे एक ही में बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या था, मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात किया, तो ये ग्राफ हमारा क्या तो इस तरह से जा रहा है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट इससे भी अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा तो यही ग्राफ क्या होगा, ऐसे ही बनेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। इसे मान लीजिए मैंने HCl की ग्राफ की बात की, तो ये HCl क्या है, इससे थोड़ा सा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा KCl के कंपेयर में, तो इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा। इससे कोई अच्छा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे स्ट्रॉन्ग, तो इसका ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा और ऊपर से ऐसे करके जाएगा। तो ग्राफ तो ऐसे ही जाना है, स्लोली बढ़ेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी उसकी पहले से क्या होती है, थोड़ी सी हाई रहती है, इसीलिए क्या है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें वीक वाले के केस में, तो ये तुम्हारा हो गया स्ट्रॉन्ग का केस। अब हम लोग बात करते हैं फॉर एन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए और उसके मोलर कंडक्टिविटी को देखें कि इसमें क्या होगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस क्या होते हैं, कंडक्टेंस, हम लोग पता है कि इसका कंडक्टेंस क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जैसे हम लोग डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे या कंसंट्रेशन को घटा रहे थे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बहुत तेजी से क्या होती है, बढ़ती है। तो उसका देखिए ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा। अगर मैं कंसंट्रेशन और लैम्डा m के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये जो ग्राफ क्या होता है, ऐसे कर्व टाइप में ग्राफ ये जाएगा। कहने का मतलब ये क्या हो रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा नहीं, पहले धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी मान लीजिए कंसंट्रेशन इतना था कोई, तो यहाँ पे देखिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी, ये थी। जैसे ही कंसंट्रेशन को और डिक्रीज किए या डाइल्यूशन बढ़ाएं, तो मोलर कंडक्टिविटी अचानक क्या होगा, इतना बढ़ गया। जैसे जैसे हम लोग घटाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये बहुत तेजी से क्या होता है, बढ़ता है। तो कहने का मतलब देखिए जो ग्राफ है वो कर्व टाइप का जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं डाइल्यूशन को करते करते डाइल्यूशन को इन्फिनाइट कर दूं या कंसंट्रेशन 0 कर दूं, तो इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करूं कि ये लाइन इससे कहाँ पे इंटरसेप्ट, कहाँ पे काट रहा है, तो ये देखिए कहीं पे इसको काट नहीं पाता है, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। हमारा एक्सिस भी क्या है, वाई एक्सिस इस तरह से है, और जो ग्राफ है वो भी क्या हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है। तो ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब इसको ये काट नहीं पाएगा, इस वाई एक्सिस को, ये वाला हमारा जो लाइन जा रहा है। तो कहने का मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे थे लैम्डा m इन्फिनिटी, यहाँ पे हम लोग वीक वाले केस में इस ग्राफ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका देख लीजिए ग्राफ ये कैसा है, ये इस तरीके से जा रहा है। दोनों आपस में जाके बाद में क्या होंगे, धीरे धीरे पैरेलल बनते जाएंगे एक दूसरे के, तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो अब इसके लिए करेंगे क्या, अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, लैम्डा m इन्फिनिटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यानी इन्फिनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, अगर इसकी बात अगर करना होगा यहाँ पे, तब इसके लिए देखिए क्या होता है। तो ये हमारे पास क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब यहाँ पे देखिए गिवन है आप लोगों का कर्लाउस लॉ। अब ये कर्लाउस लॉ देखिए आया क्यों, तो इस लॉ का देखिए यही यूज है, क्योंकि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इन्फिनिटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है। यानी लैम्डा m इन्फिनिटी यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ये चीज़ हम लोग वीक के लिए कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो क्या था, उसका जो ग्राफ था वो कुछ अलग टाइप का है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको काट नहीं पा रहा है। तो वहीं पे जहाँ पे काट रहा था वहीं से हम लोग फार्मूला बनाए थे। तो अब ये चीज़ तो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, तो अब क्या हुआ, तो आया कर्लाउस लॉ। तो कर्लाउस लॉ इसीलिए आया है, ये देखिए जो कर्लाउस का लॉ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी लैम्डा m इन्फिनिटी निकालेगा और वीक का भी निकालेगा। तो हमको स्ट्रॉन्ग का तो पता है वो फार्मूला, लेकिन इस फार्मूले का यूज हम दोनों के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारा ज़्यादातर यूज किसके लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि इसका हम लोग फार्मूला वहाँ पे नहीं बना पा रहे थे उस ग्राफ से। तो देखिए कर्लाउस का लॉ है क्या, तो अगर बात करेंगे कर्लाउस लॉ का, तो यहाँ पे देखिए गिवन है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लैम्डा m इनफाइनाइट, ठीक है, या लैम्डा m 0 डाइल्यूशन के टर्म में, इज द बेसिस फॉर द कर्लाउस लॉ, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। देखिए ये करने का मतलब है क्या, कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा m इन्फिनिटी, वो होगा क्या, वो हमेशा क्या होगा, उस
इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस होंगे उनके सभी आयनों के इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है। जैसे हम लोग क्या करें, एग्जांपल ले लें, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ NaCl, ये हमारे पास क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसकी हम लोग बात कर रहे हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे वो किसके बराबर होगा, तो इसके जितने भी आयंस होंगे उनका जो इन्फिनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी होगा उसके सम के इक्वल होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं ये किसके बराबर होगा, लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस के क्या होगा, ये इक्वल होगा। और हमें ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए टोटल क्या लगाते हैं, कैपिटल लैम्डा का यूज करते हैं, आयंस के लिए क्या करेंगे, स्मॉल लैम्डा का यूज करेंगे। तो इसके जितने भी आयंस होंगे उनका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, उसके सभी आयन के मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर क्या होगा, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होगी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस यहाँ पर लोगों का दिया है, ठीक। एग्जाम्पल में यही लिखा हुआ है, ठीक है। NaCl के लिए क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस के इक्वल ये होता है। तो यहाँ पे देखिए कर्लाउस लॉ को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कभी कभी होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस भी क्या होते हैं, डिफर करते हैं, अलग अलग, जरूरी नहीं है कि एक एक आयन दोनों के हों। जैसे मान लीजिए मैंने एक ले लिया इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट और उसके लैम्डा यम इन्फिनिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ ठीक है Al2SO4 का होल थ्राइस। अभी हमारे पास मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर इसके लिए हमको लिखना होगा कर्लाउस लॉ तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लगाते हैं स्मॉल लैम्डा यम, ठीक, लैम्डा में इन्फिनिटी ऑफ Al। हमें पता है कि Al क्या होता है, 3 प्लस आयन होता है। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 Al है, तो ध्यान दीजिएगा कि 2 कहाँ लगाना है, ये कोफिशिएंट में 2 लग जाता है। और फिर लिखेंगे लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ, ठीक, SO4 2 माइनस चार्ज है, लेकिन SO4 कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वहाँ पे क्या था, एक Na एक Cl, दोनों के एक एक आयन थे सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके 2 आयन है, इसके 3 आयन है। तो यहाँ पे देख लीजिए चार्ज टोटल कितना है, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी -6, ये क्या है, +6। तो जो भी हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल एटम का जो नंबर होगा, यहाँ पे आयन का जो नंबर होगा उसे क्या करेंगे, कोफिशिएंट में यहाँ पे लिख देना है। तो ये ध्यान रहे कि Al2 है, 2 है तो यहाँ लिखाएगा, ये 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो क्या फार्मूला क्या होगा, गलत हो जाएगा पूरा। तो ये हमें ध्यान देना है। देखिए बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कर्लाउस लॉ का। देखिए इसका यूज क्या क्या है, तो पहला दिया है यहाँ पे कि कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए गिवन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारे पास क्या है, पहला तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे निकालने के लिए हम लोग बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूले के हेल्प से, कर्लाउस लॉ के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कोई दिया हुआ है लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ CH3COOH को फाइंड करिए, ठीक। और हमारे पास क्या है, 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसका फाइंड करना है, ठीक। जैसे देखिए हमको क्या करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिया मोलर कंडक्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या इसको फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कुछ दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है HCl, NaCl एंड CH3CONa, ये 3 हमारे दिए होंगे स्ट्रॉन्ग, और उस स्ट्रॉन्ग के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे, कर्लाउस लॉ को अप्लाई करके यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसका निकालना है हमें, और दिया क्या ये, यानी कहने का मतलब दिया हुआ है लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ HCl गिवन है। अब HCl का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, ये हमारे पास क्या हो गया, एक इक्वेशन, ठीक है। इसको आइए देख लेते हैं हम लोग अच्छे से पूरा एक मेन पेज पे, ठीक। देखिए यहाँ पे है क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड
लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ CH3COOH, ये हमें फाइंड करना। और गिवन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ CH3CONA, ठीक, इक्वल टू, मान लीजिए कोई भी वैल्यू है इसकी, मान लीजिए है 200, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास इसका मान लीजिए इतना गिवन है। फिर एक दिया हुआ है लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ HCl इक्वल टू, मान लीजिए दिया हुआ है ये 300, ये सिंपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा पॉइंट में क्वेश्चन में आप लोगों का गिवन रहेगा, ये इतना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। और उसके बाद एक और दिया हुआ है लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ NaCl, और इसकी वैल्यू है मान लेते हैं हम लोग 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तीन देखिए दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है। तो जब भी वीक का पूछेगा तो कोई स्ट्रांग 2 या 3 इक्वेशन हमारे पास होंगे, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले इक्वेशन हम लोग अलग अलग लिख लेंगे। तो पहले आइए इसका इक्वेशन लिख लेते हैं पहले वाले का। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन के आएगा, इसके लिए इक्वेशन अगर लिखेंगे पहले वाले के लिए, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखना होगा तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे पहले वाले के लिए, तो इक्वेशन 1 के लिए हो जाएगा लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस, ठीक, और इसकी वैल्यू हमें पता है। फिर दूसरे वाले के लिए इक्वेशन अगर लिखना होगा तो ये हो जाएगा लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, और थर्ड वाले केस में लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस। और हमारा जो मेन इक्वेशन है जो फाइंड करना है उसमें देखिए है क्या, अब इसको अगर ब्रेक कर दिया जाए इसके लिए तो ये हो जाएगा लैम्डा यम इन्फिनिटी ऑफ CH3, ये क्या बन जाएगा CH3CO माइनस प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ H प्लस। तो यही हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू ये कितना होगा इसका, यानी कितना इसकी वैल्यू होगी, यानी इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके इतना लाना है, ठीक है। और ये वैल्यू अगर आ गई, ठीक है, अगर ये चीज़ आ गया तो जो भी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करने पर वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखूँ हमें क्या बचाना है, इसको रखना है और इसको रखना है, अब बाकी चीज़ें क्या करनी है, ख़त्म कर देनी है इक्वेशन से। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन में से, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करना क्या है कि अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करूँ, ऐड कर दूँ, ठीक है, और इक्वेशन को क्या करेंगे, अगर ऐड कर दें और फिर, ठीक है, यानी इक्वेशन मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये पहला इक्वेशन, दूसरा तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो फर्स्ट इक्वेशन को ही क्या किया, ऐसे लिखा गया है। तो इसको अगर ऐड कर दिया जाए इक्वेशन 1 और 2 को, तो जैसे ही इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो सभी चीज़ें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया CH3CO माइनस और H प्लस आ गया, ठीक। फिर जो भी हमारा आएगा उसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो उसको अगर घटाएंगे यहाँ पे तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, दोनों क्या है, प्लस में है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसमें ये दोनों चीज़ें क्या थी, प्लस में थी, और इसको इक्वेशन थर्ड में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वहाँ पे जैसे ही इसको ऐड करके तो घटाएंगे तो ये Cl Na से Na कट जाएगा, Cl खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल इतना चीज़। तो ये बचा, तो जो भी आंसर आएगा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, यानी इसको जोड़ के इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 200 और 300 कितना हो गया, 500, 500 में से 400 गया, कितना आ गया, 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब इन तीनों इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारा क्या होगा, इतना वैल्यू बचे। और उसके साथ साथ क्या करना है, इसको भी ध्यान देना है ये कितना आ रहा है, तीनों में हम लोग इसको भी लेकर चलेंगे साथ में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोगों का ये दिया हुआ है, ठीक है, HCl इक्वेशन 2, ये 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ क्या किया, 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये वैल्यू क्या हो इसकी, यहाँ से फाइंड हो गई। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन देता है कर्लॉस लॉ पे। फिर देखिए इसका दूसरा एप्लीकेशन ये है कि कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एन वीक इलेक्ट्रोलाइट।
तो कहने का मतलब देखिए एक फार्मूला है यहाँ पे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब ये है क्या, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब होता है मान लीजिए कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके कितने आयन क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, उनका जो मोल होता है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई इस वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ले लीजिए CH3COH और ये एक्वस मीडियम में क्या हो रहा है, ये दे रहा है CH3CO- और H+। अगर मैंने इसका 1 मोल लिया तो स्टार्टिंग में तो ये दोनों नहीं डिसोसिएट थे, 0 थे। मान लीजिए कुछ समय बाद ये क्या होगा, 1 मोल में से 0.2 मोल को डिसोसिएट कर दिया, ये 0.2 ये बनेगा, 0.2 ये बनेगा क्योंकि इसी के ठीक है मोल के अकॉर्डिंग ये बनता है। तो ये जो 0.2 बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितने मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इसके डिसोसिएट हो रहा है 1 मोल में से, तो इसका डिग्री डिसोसिएशन कितना होगा 0.2। इसको दिखाते हैं किससे, अल्फा से। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.2। तो ये अगर 1 के लिए 0.2 है यानी 1 मॉलिक्यूल में से 0.2 क्या हो रहा है, वो डिसोसिएट हो रहा है। अगर 100 होगा तो कितना होगा, 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे यानी 20% डिसोसिएट होंगे, क्योंकि ये इसका परसेंटेज अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 20% इसका डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक। तो परसेंटेज भी देता है ये भी। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो अल्फा इक्वल टू जो फार्मूला यहाँ से निकल के आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, तो वो किस पर इक्वल होता है, वो लैम्डा यम अपॉन लैम्डा यम इन्फिनाइट के रेशियो के बराबर होता है। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इसके बराबर होता है। यहाँ पे ये डायरेक्ट क्या है फार्मूला आप लोगों को यूज करना है, ठीक। लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं किसको है, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं इसको देख के। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या है फार्मूला, यानी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन का जो रेशियो होगा उसे क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो वीक के लिए जरूरत पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन देता है, इसे दिखाते हैं हम लोग किससे, के से। एसिड के लिए के ये क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये देखिए कहाँ से आया, तो अगर मैं बात करूँ इसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की और यहाँ पे हमको नहीं पता है कितना मोल इसका कंसंट्रेशन है, ठीक। तो अब इसमें हम लोग कैसे देखिए के कैसे निकालते हैं, तो अगर यहाँ पे मैं के निकालने जाऊँ तो जैसे मान लीजिए कि इसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो हम लोग मान लेते हैं कितना है, सी, ठीक है, ये सी मोल है। तो इसमें से मान लीजिए कि ये पहले क्या था स्टार्टिंग में, यानी ये क्या था, ठीक है, ये इनिशियल हमारा क्या था, शुरू में सी था और ये दोनों क्या थे 0 ये कुछ समय बाद क्या हुआ, इसके मॉलिक्यूल डिसोसिएट होना शुरू किए एक्वस मीडियम में। तो डिसोसिएट होना शुरू किए तो डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, अल्फा। तो ये क्या था, जैसे 1 में से हम लोग क्या ले रहे थे, अल्फा डिसोसिएट हो रहा था, तो सी में से कितना होगा, सी अल्फा। तो ये कितना डिसोसिएट होगा, सी माइनस सी अल्फा। तो ये सी अल्फा ये बन गया, सी अल्फा ये बन गया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो 1 है तो 1 में से कितना निकल रहा है, अल्फा, यानी वो 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सी अल्फा निकलेगा। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने कि 1 है तो उसमें से निकल रहा था 0.2, यानी इसका 20% डिसोसिएट हो रहा था, यानी 1 का 20%, यानी 1 इंटू 20/100 इसमें से डिसोसिएट हो रहा था। और इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 1 माइनस 0.2। लेकिन अगर ये सी मोल होगा तो इसका कितना होगा, सी अल्फा निकलेगा, डिसोसिएट हो रहा है, यानी इसमें से इसका कुछ, ठीक है, डिग्री क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 के लिए 0.2 लिखा है, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 0, ठीक है, 20/100 है। तो इस तरह क्या हो गया, सी इंटू ये इसका क्या है, जो भी डिसोसिएशन होगा वो अपॉन 100 करेंगे तो क्या होगा, वो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को दिखाता है। तो इसमें सी अल्फा निकला तो ये क्या होगा, सी इंटू सी दोनों बन गया। तो देखिए के ये पढ़े होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, चैप्टर में, कि वहाँ पे होता क्या है, जब केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करें, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको दिखाते हैं के से, क्योंकि ये क्या है, एसिड है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या है, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, और रिएक्टेंट में क्या है, सी माइनस सी अल्फा। तो यहाँ पे हो गया क्या, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और मैं यहाँ से सी को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा, सी कैंसिल, तो क्या बचा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यही देखिए फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, बन के आ गया, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम लोग फार्मूले को पकड़ेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और मान लीजिए
अल्फा पूछ दिया किसी क्वेश्चन में वीक इलेक्ट्रोलाइट देके, या पूछ दिया एसिडिटी कांस्टेंट निकालिए, ठीक है, या के डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालिए, तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और फार्मूला यहाँ पे बनता है इसके केस में। अगर यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर दूँ इस फार्मूले में, तो एक नया फार्मूला निकल के क्या आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जो के है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा यम इन्फानाइट। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि अल्फा क्या है, स्क्वायर में है, और ये सी हमारा कंसंट्रेशन है। फिर नीचे भी दिया हुआ है 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा यम अपॉन लैम्डा यम इन्फानाइट। और यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा यम का स्क्वायर अपॉन लैम्डा यम इन्फानाइट का स्क्वायर अपॉन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या बन जाएगा, लैम्डा यम इन्फानाइट माइनस लैम्डा यम अपॉन लैम्डा यम इन्फानाइट। तो ये पूरा कैंसिल हो गया इससे। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या बन के आता है, के इक्वल टू लैम्डा एम का, ठीक है, लैम्डा यम स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे देखिए सी भी है, इंटू सी अपॉन, अब देखिएगा ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगा, तो एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, लैम्डा एम इन्फानाइट का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लैम्डा यम इन्फानाइट माइनस लैम्डा एम। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें अल्फा नहीं पता है और डायरेक्ट हमें पूछ दिया कि के निकालिए, और ये दिया हुआ है इन्फानाइट डायलूशन में मोलर कंडक्टिविटी और जीरो डायलूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, यानी बिना डायलूशन का, ठीक है, इन्फानाइट डायलूशन पे और डायरेक्ट नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी अगर दिया हुआ है, अल्फा नहीं पता है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला आगे आप लोगों का दिया हुआ है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, और देख लीजिए ये फार्मूला, ठीक। तो इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा देखिए मेन फार्मूला है के इक्वल टू लैम्डा यम, ठीक है, इन्फानाइट इंटू सी अपॉन लैम्डा यम, ठीक है। थोड़ा देखिए यहाँ पे क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो यहाँ देखिए लिखता हूँ मैं, के इक्वल टू क्या है, लैम्डा यम का स्क्वायर इंटू सी अपॉन लैम्डा यम इन्फानाइट का स्क्वायर, फिर यहाँ पे है लैम्डा यम इन्फानाइट माइनस लैम्डा एम। तो ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अल्फा नहीं पता है, डायरेक्ट हमें ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो आइए अब जो भी फार्मूला देखिए हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे अभी तक, और उससे कुछ न्यूमेरिकल भी यहाँ पे क्या है गिवन है, उस न्यूमेरिकल को भी अगर ले लें, यहाँ पे देखिए है क्या दिया हुआ है। यहाँ पहला न्यूमेरिकल, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ KCl इज, ठीक है, एट 298 केल्विन इज इतना, यानी ये कंडक्टिविटी आप लोगों का गिवन है, यानी कप्पा की वैल्यू क्या है, गिवन है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कप्पा दिया हुआ है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ इतना m, इतना m का मतलब ये क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे गिवन है आप लोगों का मोलैरिटी, और मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, 0.20 मोल पर लीटर, यानी यम। तो हमारे पास कप्पा है, m है, निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो लैम्डा यम इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। तो सीधे सीधे ये क्या है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, केवल फार्मूले पे वैल्यू को पुट करेंगे, 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और डायरेक्ट m की वैल्यू भी दी हुई है 0.02। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान एक चीज़ देना है हमें, कि यहाँ पे जो मोलैरिटी है, ठीक है, उसमें जो वॉल्यूम है वो किस में रहता है, मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में, और ये जो मोलैरिटी है ये कितना है, 0.20 m, ठीक है। m का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस मोल लीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन वैसे कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ठीक है ये फार्मूला सेंटीमीटर क्यूब में करके ही 1000 तो आया है, तो इसमें करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, केवल फार्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आंसर हमारा मिल जाएगा, ठीक। आंसर मिलेगा किसमें, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स जिसका यूनिट होता है। तो ये फार्मूला है, ठीक है। ये क्वेश्चन है केवल फार्मूला बेस्ड पर है, ठीक है। कंसंट्रेशन गिवन है और कंडक्टिविटी दिया है, मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा था। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट।
ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m। ठीक है, फिर कंसंट्रेशन दिया, तो यहाँ पे यह मतलब ये कंसंट्रेशन दे दिया, मोलैरिटी कितना है 0.00241 m। एसिटिक एसिड इज 0. इतना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिया कंडक्टिविटी ऑफ इतना एसिटिक एसिड, यानी ये कंसंट्रेशन इतना है और कंडक्टिविटी क्या है वो है, यानी कप्पा की वैल्यू गिवन है आप लोगों की 7.896 इंटू 10 के पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद दिया है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा m फाइंड आउट करिए, तो ये पहले वाले फार्मूले से निकलेगा। ठीक है, जो फार्मूला अभी अप्लाई किए थे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि इफ लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड इतना, और यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़ गिवन है कि लैम्डा m इन्फिनिटी ये दे दिया है 390.5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये पर यूनिट हम लोग लिख लेते हैं, ये इतना दिया हुआ है। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब देखिए यहाँ पूछ दिया कौन चीज के ए, ये फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या पहले निकालेंगे ये चीज़, तो इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए फार्मूला हमें पता है कप्पा गुणे 1000/m। तो यहाँ से दे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो कप्पा की वैल्यू कितनी है 7.896 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.00241। तो ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा लैम्डा m। ठीक, और यहाँ पे निकालना है के ए। तो यहाँ पे देखिए सिंपल हो गया क्वेश्चन, अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने अभी बताया था, जो रिलेशन था दोनों में। तो के इक्वल टू डायरेक्ट वो फार्मूला लगाइए, अगर फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो अल्फा निकालना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे देखिए वो भी थोड़ा सा सिंपल ही है, दोनों देख लेते हैं हम लोग पहले। तो अगर मैं मान लीजिए अल्फा निकाल लूँ यहाँ से, तो अल्फा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनाइट। तो दोनों चीज़ें हमें पता है, m यहाँ से निकालेंगे, इन्फिनाइट दिया हुआ है, तो दोनों की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा अल्फा यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अल्फा फाइंड होने के बाद लगाएंगे के ए का फार्मूला, तो के इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए ज़्यादा इजी पड़ेगा, या देखिए दोनों अपने अपनी जगह सही है। ठीक है, चाहे उससे लगाएं चाहे इससे लगाएं। ठीक है, तो के इक्वल टू यहाँ पे देखिए फार्मूला है एक क्या था c इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू जो भी आएगी, अब c देखिए यहाँ पे है क्या, तो c कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी ही है, वो कोई नया चीज़ नहीं है, तो यही हमारा c भी है। ठीक है, तो मोलैरिटी को क्या लिख रहे हैं c, तो यहाँ पे मोलैरिटी की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा जो आएगा वो पुट कर देंगे और आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन था जो फार्मूला बेस्ड था। इस तरह से क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछा जाता है, ये बड़े नंबर में 4-5 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है मेन फार्मूला, क्योंकि लोगों को फार्मूला नहीं याद होता है तो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। अगर फार्मूला याद हो तो क्वेश्चन ज़्यादा उसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। जिस से क्या होता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, हमें समझना होता है क्या गिवन है क्या पूछ रहा है। तो ये हमारा समाप्त हो गया पूरा टॉपिक। ठीक है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी और इसका जो इफेक्ट था। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाने कंसंट्रेशन घटाने पर क्या इफेक्ट इस पर पड़ रहा था। ठीक है, कार्लाउस लॉ को हम लोग देख लिए और इससे न्यूमेरिकल भी लगा लिए। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है आप लोगों का, जिस पे हम लोग क्या करना है बैटरी को पढ़ना है। ठीक है, बैटरी कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से इसके फंक्शन है वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी वीडियो को समाप्त करते हैं, पढ़ाई जारी रखिए, धन्यवाद।